हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिट मोड। लिट मोड चैनल पे आज मैं आपको IBPS RRB PO क्लर्क की जो मेन एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा होता है, उसमें हिंदी भाषा पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ। सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। इस भाषा में, हिंदी भाषा में आपको कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन सा सिलेबस चैप्टर होता है जो आपको कवर करना है, किस तरह की प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है, इसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा IBPS RRB PO असिस्टेंट मैनेजर का मुख्य परीक्षा का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो आप लिट मोड चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं www.litmode.in और वहां जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मेन हिंदी लैंग्वेज पे है। अगर आपको इंग्लिश जो मेन एग्जाम में आते हैं, चाहे IBPS RRB PO हो या क्लर्क हो, उसमें कट ऑफ क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर में 2-3 साल में इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाते हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस में, बट इंग्लिश में अगर आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इस बार आप इंग्लिश अटेम्प्ट मत कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी अटेम्प्ट कीजिए। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छे नंबर पाना है तो फिर हिंदी का आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। जो भी प्रश्नोत्तरी हिंदी भाषा की होती है उसको सही ढंग से, सही रूप में, इवेंट की बोलचाल की भी भाषा में आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, IBPS RRB PO क्लर्क का मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस इस प्रकार का होता है, जिसमें आप यहां पे देख रहे हैं कि 4B में हिंदी लैंग्वेज है। 4B में यहां पे हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 प्रश्न होते हैं और इसके क्रमांक 40 होता है। प्रत्येक प्रश्न एक एक क्रमांक का होता है और आप चाहे तो इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है तो आप हिंदी के तरफ आप अपना रुख अख्तियार कर लीजिए और अभी से अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए हिंदी लैंग्वेज का। उसके बाद चलिए, अगर हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की बात अगर आती है तो उसमें जो मेन चैप्टर होता है, जैसे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जिस गद्यांश को, जिस कहानी को, जिस साहित्य को हमने कभी नहीं पढ़ा है, एग्जाम में ठीक वही आता है। उसके बाद है जिसको इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, वाक्यक्रम व्यवस्थापन, जी हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, विपरीतार्थक शब्द या फिर उसको विलोम शब्द भी हम बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोला जाता है, वाक्यों में त्रुटियां, जिसको सेंटेंस एरर बोला जाता है, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्तनी अशुद्धियां, स्पेलिंग मिस्टेक, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, फ्रेजर एडियम्स एंड फ्रेजेस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्लोज परीक्षण का गद्यांश, जिसको इंग्लिश में क्लोज टेस्ट बोला जाता है, और त्रुटि संसूचन, जिसको इंग्लिश में एरर डिटेक्शन बोला जाता है। मेन जो है IBPS RRB जिस तरह का सिलेबस आता है, चाहे IBPS राजभाषा अधिकारी ले लें, हिंदी वहां भी आती है, चाहे IBPS RRB ले लें या PO या फिर क्लर्क जो भी आप ले लें, या ऑफिसर क्लर्क 2 या 3 में, यही जो 11 चैप्टर है, यही जो 11 पाठ्यक्रम है, यही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हिंदी भाषा को क्रैक करने में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको अच्छे से हिंदी को करना चाहते हैं तो आप हिंदी को पढ़ना होगा, कि मतलब नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब मेन बात है कि हिंदी भाषा की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो हिंदी भाषा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप ज़्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नंबर लाना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा से दे रहे हैं इस पे, तो फिर आधा 1 घंटा और बढ़ा दीजिए और 1 घंटा से ज़्यादा और लगभग 2 घंटे तक आप हिंदी में अगर समय देते हैं तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं बाकी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं बट हिंदी या इंग्लिश में कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है और बाद में पश्चाताप उनको करना पड़ता है कि अगर मैंने हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट किया होगा या फिर अगर मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया होता।
उसके बाद आम बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करें। आप अपने घर में डेली मतलब दैनिक दिनचर्या में जिस तरह की भाषाएं प्रयोग करती है उसमें आप अभी से प्रैक्टिस करना कीजिए कि 18 अक्टूबर को जो मेंस का पेपर है, पीओ मेंस का, अभी से आप अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए कि हम अपने घर में जो भी दैनिक दिनचर्या में भाषा यूज करते हैं उसको सही सही उच्चारण करें हिंदी भाषा के तौर पर। मॉक टेस्ट का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। जी हाँ, मॉक टेस्ट का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस कंपटीशन में बने हैं कि नहीं हैं। अगर आपको प्रतियोगिता में बने रहना है तो आप नियमित अभ्यास करें और उसके बाद खास करके उसका विश्लेषण भी करें। क्या हमने कहाँ पे गलत करा है, कहाँ पे सही किया है और क्या हमसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस चीज़ को हम किस टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हिंदी संपादकीय पृष्ठ को पढ़िए। हिंदी अखबार आता है, हिंदी अखबार मतलब चाहे आप हिंदुस्तान ले लीजिए, नवभारत टाइम्स ले लीजिए या फिर दैनिक जागरण ले लीजिए। ये तीनों हिंदी के मुख्य अखबार हैं। ये तीनों में से आप इसका संपादकीय, जिसको इंग्लिश में एडिटोरियल बोलते हैं, इसको पढ़िए। यहीं से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, यहीं से क्लोज टेस्ट भी आता है हिंदी भाषा में। यूं बोले कि क्लोज परीक्षण भी और गद्यांश भी यहीं से आता है। गद्यांश शब्द का उच्चारण मैं कर रहा हूं कि आप पद्यांश मत पढ़ने लग जाना। गद्यांश का मतलब होता है साहित्य, कहानी, और पद्यांश का मतलब है कविता। जैसे हम कविता पढ़ते थे बचपन में कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आपको याद होगा, इस कविता को बहुत आपने पढ़ा भी होगा। तो वो पद्यांश भाग में आता है, वो गद्यांश में नहीं आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नंबर 6, पिछले वर्ष के पेपर का अभ्यास करें। चाहे 2017 का पेपर हो, 2018 का हो या 2019 का हो। अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आता है। बिना पिछले वर्ष का पेपर का अभ्यास किए हुए कोई भी परीक्षार्थी या कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम पिछले साल का 1-2 साल का पेपर नहीं देखेंगे तब तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि पेपर कहाँ से आता है। ना कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, यूट्यूब पे मुझे क्या पढ़ा रहे हैं सर, या फिर कंटेंट में क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब आप खुद ही इसको नियमित रूप से अभ्यास करेंगे पिछले साल के पेपर का। तो ये था हिंदी भाषा के, हिंदी लैंग्वेज के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, और इसी रूप में आपको अभ्यास भी करने की जरूरत है। अब हम जो पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न थे उसी प्रश्न पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का हिंदी भाषा के क्वेश्चंस, किस टाइप के हिंदी भाषा के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रश्न 1 से 5 में है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है, उसमें से 5 शब्द में से कोई एक इसमें सही होगा, उसी रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि पिछले कुछ डैश डैश में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। बहुत ही सरल प्रश्न इसको हम बोलेंगे, मतलब आराम से इसका आंसर हो जाए वर्षों, पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। और याद रखिए ये पहले पूछा गया है, चाहे 2017, 18 या 19 किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, जो मैं आपको प्रश्न का अभ्यास आज करा रहा हूं। पलों नहीं हो सकता, युगों नहीं हो सकता, देशों नहीं हो सकता, राज्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्षों। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको ठीक पता चल जाएगा। उसी आधार पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज पूरी दुनिया में आज़ादी और डैश डैश के लिए आंदोलन चल रहे हैं। जिस तरह से आजकल अभी चल रहा है कि हर कोई आंदोलन कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, आपको पता होगा कि जीडीपी 23% -23% जनवरी अप्रैल से जून क्वार्टर में चली गई है। रोजगार नहीं है तो लोगों का आंदोलन चल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा कि आज पूरी दुनिया में आज़ादी और गुलामी के लिए कोई तो नहीं करेगा ना कि हमें गुलामी दे दो, मुझे गुलाम बना लो। राजतंत्र बहुत पहले खत्म हो चुका है राजतंत्र, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाए? लोकतंत्र। तानाशाही जी नहीं, ये हिटलर का देश नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये तानाशाही चलेगा। और बदनामी, कोई भी बदनामी के लिए
आंदोलन नहीं करता कि मुझे बदनाम कर दो। तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर, लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कहा है कि पूरा परिवार डैश डैश काम करता है तो भी महीने की कमाई पूरी नहीं पड़ती। इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि पूरा परिवार बैठकर काम करता है, जोतकर, जुटाकर, मिलकर, सटाकर। यहाँ सटीक वर्ड जो होगा वो मिलकर होगा कि पूरा परिवार मिलकर काम करता है तो भी महीने की कमाई पूरी नहीं होती। ये सही इसका जो रिक्त स्थान होगा वो होगा मिलकर। बैठकर नहीं होगा, जोतकर नहीं होगा, जुटाकर नहीं होगा और सटाकर भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे, भारत में खेती और खेतीहल दोनों संकट के डैश डैश से गुजर रहे हैं। जिस तरह से आजकल भी यही चल रहा है कि भारत में खेती और खेतीहल मतलब किसान के बारे में बात हो रही है, और जब भी इस तरह की बातें होती है तो संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मजे से नहीं होगा, जब संकट आ गया तो मजे कहाँ होगा। संकट का निदान भी अभी तक नहीं हुआ है, ना ही रोग है ना ही व्यवधान है, ये क्या होगा, दौर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखिए, अगली बार खुद ही प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को पॉज कर करके, कि आप उसको प्रैक्टिस करें पहले। अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले उसको खुद से प्रैक्टिस करें पॉज करके, और फिर हमारा आंसर देखिए। नेक्स्ट है कि सुनसान जंगल में डैश डैश धुंध के बीच वो खंडहर भुतहा इमारत लग रहा था। तो धुंध कैसा होता है, धुंध होता है, घना धुंध होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार आज दिल्ली में तो ये था, धुंध बहुत ही घनी थी, या फिर क्या कहते हैं, यूपी हो चाहे हिमाचल हो, जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अगर धुंध लगता है तो बहुत घना धुंध लग जाता है कि हाथ का हाथ नहीं दिखता है। ये बोला जाता है ना कि इतनी धुंध थी कि हाथ का हाथ नहीं दिख रहा था, तो वो घनी हो जाएगा। धुंध जो है वो इतनी घनी थी कि खंडहर भुतहा इमारत जैसा लग रहा था। बर्फानी नहीं होगा, बादली नहीं होगा, डरावनी नहीं होगा, मधुर नहीं होगा। डरावनी अगर जंगल होता तो डरावना लगता, नहीं तो नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए, एक तरह से गद्यांश में आपको, गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी या इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में हम बोलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी में हम इसको गद्यांश बोलते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में इससे 15 से 18 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, गद्यांश पे बेस्ड ही आते हैं 40 में से। तो गद्यांश को, आरसी हो चाहे गद्यांश हो, उसको सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं कि ध्यान से पढ़ करके फिर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि किसी शहर में एक नट मंडली आई हुई थी, लोग भीड़ लगाकर नट के करतब देख रहे थे। भीड़ में 2 चोर भी थे। उन्होंने देखा कि नट एक पतली सी रस्सी पर बड़े ही आराम से बिना किसी सहायता के चल रहा है। दोनों चोरों ने सोचा कि यदि यह नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह सोचकर दोनों चोरों ने नट से बात की। नट ने उन्हें मना कर दिया। चोर उसे बांधकर अपने साथ ले गए और रात में एक सेठ की हवेली के नीचे ले जाकर चाकू दिखाते हुए कहा, इस मुंडेर पर चलकर तुम अंदर जाकर दरवाजा खोलो। मुंडेर इतनी पतली थी कि उस पर कोई इंसान तो क्या, कोई छोटा जानवर भी नहीं चल सकता था। चोर उस पर चढ़ा और एक कदम चलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दोनों चोर चिल्लाते हुए बोले, तमाशा दिखाते हुए तो तुम पतली सी रस्सी पर चल रहे थे, यहाँ कैसे गिर पड़े। चोर मासूमियत से बोला, ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि मैं ढोल बजने पर ही रस्सी पर आराम से चल पाता हूँ। नट की बात सुनकर चोरों ने अपना सिर पीट लिया। हमने इस आरसी को पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगाया, बट ध्यानपूर्वक पढ़ा तो हमें पता चल गया कि कहीं नट मंडली आए हुए थे, वो अपना करतब दिखा रहे थे, और 2 चोर भी वहाँ पे थे। चोर के मन में जो होता है वो लालच उठी कि अगर ये हमारे साथ चला जाएगा तो कहीं भी ये जा करके किसी भी घर में घुस सकता है पतली रस्सी के सहारे। तो उन्होंने नट से ये सब बात की, तो पता चल गया। अब जैसे होगा कि पहला प्रश्न क्या है कि शहर में कौन सी मंडली आई हुई थी, तो ध्यान दीजिए, शहर में कौन सी मंडली आई थी, नट मंडली आई हुई थी। पहले ही यहाँ पे नट मंडली लिखा हुआ है ना,
तो शहर में नट मंडली आई थी, बाकी के गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नट किस पर बड़े आराम से चल रहा था? तो ध्यान दीजिए कि उन्होंने देखा, मतलब चोर ने देखा कि नट एक पतली सी रस्सी पर बड़े ही आराम से किसी सहायता के चल रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पतली सी रस्सी पर, मोटे डंडे पर बिल्कुल नहीं, मुंडेर पर नहीं। मुंडेर पे क्या हुआ, जब चोर नट को लेकर के गए तब मुंडेर पर चढ़ा, और आराम से कहाँ पे चल रहा था, पतली सी रस्सी पे। मुंडेर पर जब वो चढ़ने लगा तो वो धड़ाम से गिर गया ना, इसलिए यहाँ ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि नट किस पे बड़े आराम से चल रहा था, तो आराम से बिना किसी सहायता से एक पतली सी रस्सी पे चल रहा था। आप ध्यान दीजिए, कोई मुंडेर मत लगा देना, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पे जो गद्यांश है वहां के पहले ही दूसरे ही वाक्य में ये क्लियर पता चल रहा है। अगला प्रश्न 8वां, ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि मैं ढोल बजने पर ही रस्सी पर आराम से चल पाता हूं, यह कथन किसने कहा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी इस गद्यांश को पढ़ा जा रहा है कि चोर मासूमियत से बोला ढोल बजाओ ढोल, जी नहीं, यहाँ तो चोर ये बोला ना कैसे गिर पड़े। ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि मैं ढोल बजने पर रस्सी पर आराम से चल पाता हूं, ये नट ने बोला था, चोर ने नहीं बोला था, ये नट ने बोला था। क्योंकि आप जब भी नट मंडली को देखते होंगे, जब आपके शहर या गांव में तमाशा करने के लिए आते होंगे, तो उनके साथ 2-3 ढोल वाले भी होते हैं, ढोल मृदंग सब बजते रहता है और वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो बहुत ही आराम से इस प्रश्नों को हल कीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि हिंदी भाषा का जब भी आप प्रयोग करें, जब भी आरआरबी के लिए जाएं, तो आज से ही आप कुछ ना कुछ 1-1.5 घंटा आप देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज 18 अक्टूबर है और 18 सितंबर है, और 18 अक्टूबर को IBPS RRB PO मेंस IBPS RRB ऑफिसर्स के 2 और 3 का एग्जाम होने वाला है। तो इसी लास्ट प्रश्न के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं, और मैं आपसे बोलूंगा कि ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप हमारा टेलीग्राम है, उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेम ग्रुप है, आप हमारे साथ ग्रुप पे जुड़ जाइए। सारा PDF हम वहाँ पे शेयर करते हैं, आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी वहीं से मिलेगा। तो जी हाँ, ये सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर फीडबैक दीजिए, और बहुत नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्दी हम आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।